नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आपको आज दो अहम बल्कि तीन अहम वाक़यात सामने हैं, तीन अहम इजलास हैं, तीन अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच आज बैठा था वो कोई फ़ैसला किए बग़ैर एक हफ़्ते मुलतवी कर दिया उस केस को। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो पीडीएम जो है वो उसके सरबराह ने जो ऐलान किया था अवाम का कि जी कौम डी चौक आए या सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और पाकिस्तानी कौम से उन्होंने मुखातिब करके कहा था, तो एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की जो है वो आज जमा हुई और वहाँ तकरीर भी हुई। इसके अलावा पार्लियामेंट में आज बहुत ज़ोरदार तकरीर हुई और कुछ फ़ैसले हुए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन और मरीम नवाज़ साहिबा ने आज दो टोक गुफ्तगू की है। मैं पूरी गुफ्तगू तो नहीं सुना सकता लेकिन एक क्लिप उनका ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन इससे सबसे पहले जो आज कोर कमांडर की मखसूस यानी खुसूसी जो इजलास हुआ, कोर कमांडर इजलास, वो बहुत अहमियत का हामिल है। उस इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं वो बहुत सारा उसमें पॉइंट्स है, लेकिन मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहले आप देखें कि ये कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है और तकरीबन तमाम कोर कमांडर इसमें हाजिर हैं। जो चीफ़ के ज़ेरे सुपरविज़न यहाँ उनकी मीटिंग का इजलास जारी है। इसमें जो अहम अलामिया आया है नाज़रीन वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो अहम तरीन अलामिया में जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये मैं बता दूँ कि इसमें से चंद अहम तरीन जो फ़ैसले हुए हैं इजलास में वो पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था और 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसमें पाकिस्तानी कौम गुमसुम थी, बहुत तकलीफ़ में थी और इस बात पे के लिए उम्मीद में थी, क्योंकि पहले ही वो इस बात पे तकलीफ़ थी कि क्यों नहीं रियासत और हुकूमत ने जो है वो इस दहशतगर्दी को और इस बगावत को क्यों नहीं रोका। जो हुकूमत का काम था उसने अपनी रिट को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ये हुकूमत का काम था कि वो इन दहशतगर्दों और बगावती अनासरों के ख़िलाफ़ इसको कुचलने के लिए हुकूमत अपनी तमाम इख्तियारात को जो उसके पास थे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हुकूमत गायब क्यों रही। दूसरी जो बात थी कौम की वो ये थी कि फ़ौज ने इस सिलसिले में अपने आप को महदूद रखा, इसकी भी तारीफ़ थी। लेकिन पाकिस्तानी कौम का ये मुतालबा था कि इन दहशतगर्दों को और इन बागी अनासरों को जो है और इनके जो मनसूबा साज और इनके जो उकसाने वाले लोग थे, जो इनके सहूलतकार थे, जो इनके ज़िम्मेदार थे, इन तमाम तर वाक़यात की इनको सज़ा दी जाए और इनका ट्रायल जो है वो आर्मी करे। ये अवामी मुतालबा था जो आ रहा था और आज अलामिया जो आया है उसमें चंद अहम पॉइंट्स में ये अहम पॉइंट जो अवामी मुतालबा था उसे पूरा किया गया। और क्या मुतालबा है, आइए मैं आपको ये फ़ैसला सुना देता हूँ कि कोर कमांडर के इस मखसूस इजलास में क्या अहम तरीन फ़ैसले हुए। कॉन्फ्रेंस के फ़ोरम की सियासी शरपसंदों की जानिब से की गई जलाओ गिराओ और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई। फ़ोरम के शुरका ने बताया कि आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तनसीबात के नुकसानात और जलाओ गिराओ पर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को ये बहुत बड़ा मुतालबा था जो कि इस इजलास में पूरा हुआ और ये कौमी मुतालबा था, आवाम का मुतालबा था। फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाने का आदा किया है। ये मैं बता दूं आपको कि जिस किस्म की सहूलतकारी मुख्तलिफ जगहों पर अदलिया में मखसूस जगहों पर मिल रही थी, इस पर यह बहुत बड़ा मुतालबा था कि ऐसा ये आर्मी एक्ट के तहत ये ट्रायल हो ताकि सिविलियन अदालत उसमें इंटरफेयर फौरी तौर पर ना कर सकें। फ़ोरम को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफ़वाज पाकिस्तान इन हमलों के
मंसूबा साजों, उकसाने वालों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ़ है और ना तरदीद सबूत है फ़ौज के पास। कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता दिनों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जिसे एक सियासी जमात ने, क़यादत ने महज अपने सियासी मफाद के असूल के लिए इस्तेमाल किया। फोरम ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन के लिए रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान फोरम को आगाह किया गया कि शोहदा की यादगारों की बेरुमती, तारीख़ी इमारतों को नज़र आतिश करने और फ़ाजी तनसीबात की तोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया ताकि इदारे की बदनामी हो सके, जबकि ये सारा अमल एक ज़ाती सियासी एजेंडे के असूल के लिए था। वो फोरम ने वाज़ेह किया है कि किसी भी एजेंडे के तहत फ़ौज तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। फोरम का कहना था कि दुश्मन क़ुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडा को आवाम की हिमायत से शिकस्त देंगे। और बहुत कुछ है, लेकिन ये अहम पॉइंट था। माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद आज जो PDM की तकारीर हुई उनमें बहुत सारी अहम तरीन तकारीर है, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने इसमें बड़ी धुआंधार तकरीर की है। लेकिन मैं सिर्फ उनका एक क्लिप इसमें ऑन एयर करता हूँ, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है मौजूदा चीफ जस्टिस से कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। आइए सुनते हैं। उमर अता बंदयाल, आखिरी बात, उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराद, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या आप लोग इसके इस्तीफे की तायीद करते हो? सब, इधर से इधर तक, आगे से पीछे तक। क्या आप लोग उमर अता बंदयाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो? आई रेस्ट माई केस। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने सुना। इस पे मेरे साथ मेहमान हैं एहसन बून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अमानुल्लाह करवानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जो गया। एहसन बून साहब इस वक्त नहीं है, मैं आता हूँ सबसे पहले करवानी साहब की तरफ आ जाता हूँ। अमानुल्लाह करवानी साहब, एक तो मुतालबा मरियम नवाज साहबा का है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, ये जो आपके आर्मी का जो आज कोर कमांडर मखसूस इजलास हुआ है, जिसमें अलामिया मैंने पढ़ा है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत ये ट्रायल करेंगे इसके ऊपर। और तीसरा कि पार्लियामेंट ने आज जो फैसला किया है कि इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजा जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा अदब से अर्ज़ करूँगा, अगर आप इसको बुरा न माने, वो हिफ्ज़ मरातिब का तकाजा है कि जनाब यासीन आज़ाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो पहले अगर आप मैं उनसे पूछ लेता हूँ सर, मैं चाह रहा था कि आपकी बात ये होता है। सही, मैं उधर ही चला जाता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपसे सवाल शुरू कर देता हूँ। गया था उनके साथ करवानी साहब की तरफ, उन्होंने बॉल को वापस रिटर्न किया है और आपकी तरफ फेंक दिया है, तो मैं माफ़ी के साथ दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और ये 3 सवाल रखता हूँ। एक तो ये कि पार्लियामेंट ने रेफरेंस
के लिए कहा है 3 जजेस का, इसका क्या होगा? और दूसरा, अब ये जो दहशतगर्दी हुई है इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत चलाया जाएगा, इसका क्या आप समझते हैं? और तीसरा, जो मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया है मौजूदा चीफ जस्टिस से, इसको आप कैसे देखते हैं सर? सर मैं पहले अपने छोटे भाई अमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारी उनकी थी, उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगा दिया। बहरहाल उनका मैं शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि 9 मई में को जो कुछ कराची में, जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, और बाद में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये आवाज़ आई कि 9 मई का दिन जो है ये यूम स्याह के तौर पे बनाया जाएगा। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी के, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इदारों का एहतराम करें, और इदारों का ये फ़र्ज़ है कि वह अपने आप को मजबूत करें और मजबूती के तहत जो है कानून और आइन के मुताबिक मामलात को चलाएं, अपनी अना के मुताबिक ना चलाएं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका जश्न जिस तरह हिंदुस्तान में बनाया गया, उसकी मिसाल तो शायद पाकिस्तान की तारीख में मुश्किल से मिलेगी। और हिंदुस्तान का मीडिया आज ये बात कहता है कि हम पाकिस्तान पे अरबों रुपया खर्च करते थे हालात को ख़राब करने का, लेकिन हम नहीं कर सके। और आज हमारी पोजीशन ये है कि बगैर पैसा खर्च किए पाकिस्तान में वो कुछ हो गया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और वो आज एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के गीत गाते हैं। एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो साबका वज़ीर आज़म भी है और एक पार्टी का हेड भी है। काश वो शख्स अपनी अना की जंग ना लड़ता और बहस साबिक वज़ीर आज़म के कानून और आइन की बात करता और उसकी पासदारी की बात करता तो ज़्यादा बेहतर था। यकीन कह रहे हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे दिन ये वो है जब ये खबरें लीक हुई कि कोर कमांडर की राजगाह पे हमला हो गया, GHQ पे हमला हो गया, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हो गया, और शर्फ संदों का एक मखसूस टोला था। आप क्लेम करते हैं कि मैं अपनी सियासी जमात का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, लेकिन वो चंद हज़ार लोग भी नहीं थे, बल्कि सैकड़ों में थे जहाँ जहाँ उन्होंने जो एक्शन किया। अब बहुत सारे सवाल ये पैदा होते हैं कि ठीक है, आपने इस मुल्क के मतलब आपका बहुत सारा कुछ कहना है, असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी, सिस्टम को चेंज कर दिया, और आज जिस तरह के आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है, वो भी अपनी जगह पे थी, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जो सूरत हाल इस मुल्क के अंदर बनी और जो तमाशा हमारा बना, वो मैंने अपने 75 साल लाइफ में कभी नहीं देखा। वाक़यात होते रहे, मोमेंट्स एक से एक चली, हमने कुर्बानियाँ भी दी, सारा कुछ भी हुआ, पर मेरे अपने सियासी तजर्बे, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी और बार लीडर की हैसियत से भी ये मैं बात कहता हूँ कि हमने ये देखा कि जब भी किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उन्होंने वॉलंटियर होके अपने आप को एजेंसियों के हवाले किया। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हत्या से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल करने में हक बजानम हूं कि मुझे ये बता दें, जब अदालतों ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए और आपको गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में पहुंचे, तो आपने जो कुछ किया उसके बाद ये आपको कहने का हक बनता है कि हमें फला जगह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? मैं समझता नहीं बनता। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये सवाल करने में हक बजानम हूं कि अगर ये मामला आपके पास आया भी था तो आप केस का फैसला कर लेते, तय कर देते कि उसकी जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी है। लेकिन जिस प्रोटोकॉल के साथ एक ऐसे आदमी को जो नेब के 60 अरब के फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था, उसको आपने जो प्रोटोकॉल दिया
और जिस प्रोटोकॉल से आपने उसको बुलाया, मैं उस पे शदीद एहतजाज करते हुए ये कहता हूँ कि 2012 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार में था, जब हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब को तौहीन अदालत में फारिग कर दिया गया, तो जब भी वो सुप्रीम कोर्ट अटेंड करने के लिए आते थे, कभी भी जजेस गेट से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन बाद में जब राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि मैं सिटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे जजेस के गेट से अंदर जाने की इजाजत दी जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि दो साबका वज़ीर आज़म जब वो कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को अटेंड करने के लिए जाते थे, तो आपने जजेस गेट वो इस्तेमाल करने का दो वज़ीर आज़म को नहीं दिया। इमरान खान साहब पे इतनी मेहरबानी क्यों कि आपने जजेस गेट से उनको अंदर जाने दिया गया? और उसके बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, सही कि उसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिनके पहले वो गीत गाते थे, अब उनके मुतालिक उन्होंने ये कहने शुरू कर दिया कि वो किसी और की डिक्टेशन लेता है, वहां हमारे केस न लगाए जाए। ठीक। और उनकी इस फरमाइश को भी पूरा कर दिया गया। ठीक। तो ये जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की, मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है। ठीक। मैं जो वाकयात 9 मई को हुए उनके तौर पर मजम्मत करता हूँ। ठीक। और आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई, अच्छा हुआ कि आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पिटीशन थी उसको 23 तारीख के लिए एडजर्न कर दिया। सर मैं इस पे आपका कानूनी नुकात लूंगा। मैं जरा सा कनरानी साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। कनरानी साहब, ये मैंने 3 सवाल किए थे। एक तो मुतालबा है पीडीएम का और मरियम नवाज ने 2 टोक आपने सुन लिया। दूसरा, पार्लियामेंट ने 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने को कहा है, इसकी क्या अहमियत है? तीसरा, आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ऑफिशियल आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब 9 मई के जिम्मेदारों, मनसूबा साजों, उकसाने वालों सबका ट्रायल होगा। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं मोहतरम यासीन आज़ाद साहब की बातें नहीं सुन सका, तो अगर कोई रिपीटेशन हो तो माजरत चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात ही करूँगा, वरना मैं वो बातें नहीं दोहराता जो उन्होंने की होंगी। बहरहाल मैं बिल्कुल, मेरे पास आवाज़ नहीं आई उनकी। पहली बात तो जो ISPR का चूँकि करंट इशू है, बाकी बातें हम डिस्कस करते रहे। ज़ाहिर बात है ये जो नुकसानात हैं, ये सदमा है। उन्होंने फ़ौजी इमलाक की बात की है। मैं समझता हूँ जो कौमी इमलाक हैं वो भी इतना ही ज़्यादा काबिल अफसोस। नहीं सर, उन्होंने फौजी इमलाक की सिर्फ बात नहीं की है। नहीं सर, कौमी इमलाक की उन्होंने फौजी और कौमी सर उन्होंने अपने इसमें लिखा है सर, कायद-ए-आज़म, वो जो कायद-ए-आज़म जिना हाउस, कौमी इमलाक सबका जिक्र किया है। तो आप इसको अलग ना करें। उन्होंने कौमी और फौजी इमलाक दोनों का कहा है। मैं इजाफा कर रहा हूँ। ठीक। मैं गुजारिश है कि इसमें इंसानी जाने भी इसमें शहादत नसीब की उनको, मगर एक भूंडे तरीके से उनको मौत। कौन सी शहादत हुई है सर? किसकी शहादत? फिर इसके किसकी शहादत हुई है सर? इस पूरे अमल में जाने ज़ाया हुई हैं। हाँ, जाने सही सर, जाने ज़ाया होना, दहशतगर्द मारे गए हैं या आम पाकिस्तानी मारा गया है? सर मैं आप मेरी बात डॉक्टर साहब समझना नहीं चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते? मैं नहीं समझ रहा। नहीं सर, मैं मेरा फर्ज है ना सर करने दे। मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूं। अच्छा करे कहते हैं कि बोले अगर बोले एक बकरी भी अगर दरिया के किनारे मर जाए तो रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब इस पर हम नहीं जाते कौन मरा है, बकरियां मरे हैं। मैं वाज़ेह बता रहा हूँ, पेशावर की बकरा मंडी को आग लगा दिया गया। हैवान थे, इंसानों की तो हम बात करते, फौजी इमलाक की बात करते, इसलिए एक फौज नुकसान हुआ है। मैं तो पूरी कौमी बात कर रहा हूं सर। आप मुझे क्यों फौज तक महदूद कर रहे हैं? फौज का अफसोस अपनी जगह पर, मुझे इससे ज्यादा अफसोस बकरियों के मरने का, हैवानों के मरने का है। मुझे उससे अफसोस ये है, एक जो है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, आपके जो है रेडियो पाकिस्तान है, ये कौमी इदारे हैं। हाँ, तो मैं इन चीजों को गिनवा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं किसी को एक्सोनरेट नहीं कर रहा हूँ। सर ये सारे वाकयात तो हैं। मेरा सवाल जो है ना, माजरत के साथ यासीन साहब से भी मुझे नहीं मिल सका, तो मैं आपकी तरफ आया हूं कि ये 3 पे, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है,
आर्मी एक्ट आप ऑफिशियल मुझे बात करने तो मैं आगे आता हूं। मैंने सर, इसके तमीद बांधी है, सर, मैंने सर, तमीद बांधी है। सर। तमीद में मैं कहता हूं इतने बड़े सानियात हुए 9 मई को, इसका ये एक्शन बनता था। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसका एक्शन बनता था। और ये बात मैंने 2-3 दिन पहले अपने एक स्टेटमेंट में कही थी कि अब हालात कहते हैं ना, वो जो शिकार जो है ना अपने पर उसमें खुद आके फंस गया, उस शिकार को अपने अमल से वो नतीजा मिला जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस निकाला। आर्मी एक्ट 1952 को उन्होंने एक्सरसाइज किया, इसके बगैर कोई चारा नहीं था। ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ये सबको जो नुकसान हुआ है यही होना था, ये उनको पहले सोचना चाहिए था। और ये रद्देमल जो है सिर्फ उनका नहीं है, ये रद्देमल तो बहुत ज़्यादा आ सकता था। और कई वाक़यात ऐसे हुए अफसोसनाक, भुट्टो की फांसी हो, मोहतरमा की शहादत हो, लियाकत अली खान की शहादत हो, हुसैन सोहरावर्दी की शहादत हो, ये बहुत बड़े वाक़यात हैं। मगर इतनी जलाओ घेराव जो है कहीं पर नहीं हुई। अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। और गिरफ्तारी भी क्या, एक दिन अभी तक कहीं थाने तक नहीं गए, किसी ने अभी तक उससे पूछा तक नहीं है सवाल। कई 11-12 महीने हो गए वो किसी अदालत में पेश नहीं होते हैं। और अदालतों में आने वालों को जो है वो पेट्रोल बम मारते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स में जाते हो तो जजों के तौहीन करते हैं, गालियां देते हैं। एक खातून जज को गालियां देकर आए हैं, वो केस चल रहा है उसके ऊपर। ऐसे शख्स को इस तरह रिलीफ देना, इसको हम कहते हैं कंडक्ट को देखा जाता है। ऐसे आज़ाद साहब बैठे कि डिस्क्रिशन रिलीफ है, बेल जो है डिस्क्रिशन रिलीफ है। तो अगर आप ये करेंगे अदालतें तो आर्मी एक्ट तो नाफिज होगा। और मैं समझता हूँ उन्होंने अपने वक्त के लिहाज से सही किया है। दूसरी बात जो आपकी थी कि मरीम नवाज साहबा का मुतालबा, और दूसरी बात है रेफरेंस का, अमानुल्लाह करनानी साहब, जी यहाँ पर सिर्फ एक चीज पे आपको रोक कर मैं ब्रेक पे जाऊंगा और दोबारा आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि अब मसला आ गया है दूसरे और तीसरे सवाल का, और मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ब्रेक दोबारा आपके पास हाजिर हो जाऊं। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर अमानुल्लाह करनानी साहब की तरफ ही आते हैं, और जो मेरे 3 सवाल हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। वेलकम बैक। जी मैं करनानी साहब की तरफ ही आऊँगा। आई साहब, वो एक तो मुझे बस एक लाइन में ये बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट जो इस पर कार्रवाई होगी, क्या ये सिविलियन कोर्ट उस पर भी इंटरफेयर कर सकती है या नहीं, ये बताते हुए फिर मैंने जो 2 क्वेश्चन किया था, एक मुतालबा मरीम नवाज साहबा का और जो रेफरेंस बनाने की पार्लियामेंट में बात हुई, उसका ज़रा मुझे बताइएगा। देखिए, ये आर्मी एक्ट 1952 में सिविल ऑफेंस है, सेक्शन 59 और 60। यस, इत्तेफाक से मैंने केसेस किए। सिविल ऑफेंस मतलब ये है कोई सिविलियन अगर कोई जुर्म करे आर्मी के डोमेन में तो उसको सिविल ऑफेंस कहते हैं। और वो उनका अपना कोर्ट मार्शल होता है, और वो उनका एक कर्नल लेवल का जो है बैठता है, वो उनको करते हैं। उसका अपील जो है GHQ में होता है, और आर्मी चीफ के पास उसका अपील जाता है, और इसके बाद उसके जो राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। कोई इवन देन कोर्ट जो है रिट में भी उसको इंटरफेयर नहीं करते हैं। और इसके बाद आर्मी के जो एक्ट में आया था 2022 में, उसके अंदर भी ये बाकायदा, तो 20 में आया था, 20 या 21 में आया, उसके अंदर भी आखिरी बात ये हुई थी कि अगर कोई फ़ैसला हो जाए, किसी को सज़ा हो जाए, उस सज़ा के अगर फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिले हैं तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, जो भी सज़ा के बाद, ठीक, उस सज़ा को देखेंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स उसके वो प्रोटेक्ट नहीं हुए तो अंडर द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उसमें जुडिशियल रिव्यू का अख्तियार उन्होंने लिया है। मगर वो भी फंडामेंटल राइट्स का मतलब रिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में सजा के बाद, दरमियान में जितने भी रिट होती हैं वो खारिज हो जाती है। मैंने खुद केसेस किए, सब खारिज हुए, सुप्रीम कोर्ट तक अपील हुई। मरियम नवाज साहिबा पे सर, दूसरी बात जहां तक जी मरियम नवाज साहिबा की जो डिमांड है, हाँ वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जो मुतालबा है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आम हालात में ये पसंदीदा नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि कोई लोग आए मुतालबा करें और उस पर अमल हो जाए, मगर आप सर्कमस्टांसेस को लाजमन देखते हैं। हमारा देखें सब्सिक्वेंट इवेंट्स,
जब इवेंट्स होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है, कोर्ट्स खुद देखती हैं। अभी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो आपने उसका जिक्र नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। आज जनाब चीफ जस्टिस साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू था, पीटीआई के वकीलों को कहने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा जनाब इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं उसके तनाजर में हम कोई सख्त आर्डर पास नहीं कर सकते, जबकि इससे पहले वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। इसका मतलब है जो हालात हैं उनको देखना चाहिए। ये सब लोग पहले कह रहे थे, हम 10 जो है सुप्रीम कोर्ट के साबिक प्रेसिडेंट जो है गए थे जनाब चीफ जस्टिस के पास, आप इसमें फुल बेंच बनाएं। उस वक्त से लेकर आज तक हमारी बात नहीं मानी। आज उसने खुद कहा कि अब इन हालात में हम कोई फैसला नहीं कर सकते। आज उनके ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने डेट इन ऑफिस कर दिया, साथ में 10 दिन का टाइम दिया और पार्टी को कहा कि आप मजाक करें। देखे ना इस तरह जी मौलाना आ रहा है जी, फैसला इसलिए नहीं हुआ कि हाँ, मौलाना आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के देखे उसका ज्यादती क्या हुई। उसके ज्यादती ये हुई कि उसके वालिद 3 दफा वज़ीर आज़म रहे। एक तरफ आप एक मुल्ज़िम, जितने वाक़यात आपने हमने गिनवाए हैं, इससे पहले ग्रीन बेल्ट को जलाना, इससे पहले जुडिशल कम्प्लेक्स का हमला करना, उससे पहले पेट्रोल बम मारना जमान पार्क में, ऐसे कंडक्ट वाले जज रहे हमारे भून साहब, वो ये डिस्क्रिशन रिलीफ है बेल। और आप ऐसे में जो बंदा जुडिशियल रिमांड में उसका बेल वो अरेस्ट खत्म हो गया, उसका प्रोटेक्टिव बेल का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो गया, उसको आफ्टर अरेस्ट में जाना चाहिए था। उस शख्स को बुला के आप कहते मैं बहुत खुश हुआ हूं, इसका मतलब जितने जराइम हुए हैं आप उनके साथ मददगार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब उसने अपने वालिद को सेसिलियन माफिया कहते सुना हो, उसके वालिद के बारे में इस तरह कंडक्ट दिखाया गया हो, जनाब गिलानी साहब को खड़े खड़े वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया हो और दूसरे को इतना प्रोटोकॉल देते हो, तो फिर लोग ये समझेंगे कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पार्लियामेंट ने देर कर दी। दूसरी बात आपकी पार्लियामेंट की है, इस पार्लियामेंट की वजह से मोहतरमा को बातें करनी पड़ी। अगर ये पार्लियामेंट पहले मसला उठा लेती और उठाने के बाद इस पर अमल होता, रेफरेंस चला जाता, उसका एक फैसला हो जाता, तो उसके बाद शायद मरियम नवाज साहिबा को बातें न करनी पड़ती और शायद मौलाना को भी ये जुलूस है, जलसा है, धरना नहीं करना पड़ता। तो मैं आता हूं जनाब एहसन बून साहब से भी पॉइंट लेता हूं। एहसन बून साहब, ये जो पार्लियामेंट ने जो रेफरेंस का कहा है, तो सर ऑलरेडी पहले भी तो बार काउंसिल का रेफरेंस पड़ा हुआ है, एक वकील का रेफरेंस पड़ा हुआ है, PMLN के वकीलों का रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो ये जो पार्लियामेंट रेफरेंस भेजेगी ये किस तरह मुख्तलिफ होगा? जी एहसन बून साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है डॉक्टर साहब। जी जी बताएं सर, मेरा सवाल आपने सुना? जी मेरा सवाल सुना आपने? जी ये पार्लियामेंट का जो कह रहे हैं आप? जी जी मैंने कहा सर, पार्लियामेंट ने जो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का फैसला किया है, पहले भी तो रेफरेंसेस चीफ जस्टिस और 3 जजेस के पहुंचे हुए टेबल है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास नहीं हो रहा है, तो ये जो रेफरेंस पार्लियामेंट भेज रही है इसका क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल ये है कि ये मेरे नुक्ता नजर के सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का कोई अमल करेगी। आपने देखा आज भी मैं ये समझता हूँ कि जरा सारी चीजों के बावजूद हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बैलेंस नहीं रख सका इस मौजूदा केसेस में, जो कि रखना चाहिए था। लेकिन इवन देन मैं बैसियत वकील समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फिर भी एक टॉलरेंस इस पे शो करनी चाहिए थी और इसमें फिर भी इन्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं देना चाहिए था। बहरहाल ये पॉलिटिकल बात है और इस हवाले से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन बाकी रही बात, जो आज की बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोविजंस को बरूए-कार लाने की बात की है। अगर ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है तो
ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक तो सिर्फ हो तो वो सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को इख्तियारात है, लेकिन अगर आर्मी एक्ट की बात हो तो फिर ये सीधा सीधा चला जाता है आर्मी के अपने ट्रायल के सूरत-ए-हाल में। और एक जो बात की कंरानी साहब से, उस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि उस पे एक जो फैसला आया था 99 का, जिसमें सईदुज्जमा सिद्दीकी और एक 3 जज थे, एक जज साहब ने उस पर डिफर किया था, लेकिन अल्टीमेटली उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये आर्मी का ही इख्तियार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और सिविल कोर्ट्स जो है दे कैन नॉट अस्यूम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एपेलेट कोर्ट। बाकी रही बात, ये बड़ी तकलीफ में बात है मौजूदा हालात में, हाउ दे स्टार्टेड, ये देखिएगा कि मेरा ख्याल है आर्टिकल 63A जो है उसकी इंटरप्रिटेशन से ये शुरू हुआ और चीजें बिगड़ती गई और वो जो जजमेंट है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। हमने एक पिटीशन भी उसमें फाइल की थी और मैं समझता हूं कि दैट अमाउंट्स टू म्यूटिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि बड़ी एक तकलीफ से बात है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एक रीजनिंग भी दी गई है जिस हवाले से आर्टिकल 63A को, उसमें जब 2 जजेस का एक अपना फैसला भी मौजूद है कि वो जिन्होंने कहा कि दैट अमाउंट्स टू री राइटिंग द जजमेंट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ हमारी हाईएस्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो उन्हें थोड़ी कुछ चीजों को बैलेंस रखना चाहिए था और मौजूदा हालात में आपने देखा वो बैलेंस कायम नहीं कर सके खास तौर पे, और कोर्ट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई जैसी हुई, जिससे आम जो शख्स है उसका मतलब है वकार की सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब सी लगती है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में बुला के सर ये वाकया तो हो चुका, फेडरल गवर्नमेंट ने इनके इस एक्ट को मिसकंडक्ट कहा है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये मिसकंडक्ट है और ऐसे बहुत सारे मिसकंडक्ट हैं और 63A का भी आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्तसर सिर्फ मुझे ये बताइए कि इतने सारे एलिगेशंस के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास है, वो बुला भी नहीं रहे हैं, तो फिर होगा क्या सर? फिर इसी तरह ये गैर आईनी काम होता है? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यही बात है कि कुछ दोस्तों की जो मेरे पास आज टाइम कम है, माफी चाहता हूँ, आपने क्लियर कर दिया कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा आप देर से भी आए और मैं ज़रा सा, मेरे 2 मेहमान हैं इसी इशू पे, मुझे दोनों को लेना है, तो मैं ज़रा सा पहले आता हूँ। सर आपके पास 2 मिनट है, आज माफ़ी चाहता हूँ टाइम कम है। तो यासीन साहब, इसका क्या होगा ये रेफरेंस का, जो ये वाकई सियासी मसला है और जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये मिसकंडक्ट है, तो इसी तरह ये मजाक होगा, कुछ नहीं होगा? 2 मिनट है सर आपके पास। सर मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका प्रोसीजर जज साहिबान के खिलाफ आर्टिकल 209 के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जो आपने देखा होगा, जिस तरह आज SPR वालों ने एक फैसला किया कि मिलिट्री एक्ट या सेक्रेट एक्ट के तहत प्रोसीडिंग, तो उसके मतलब मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि सिविलियन के खिलाफ किसी किस्म का मिलिट्री एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आइन और कानून अपनी जगह पे मौजूद है और हमारे मुल्क का जो कानून और आइन है उसके मुताबिक ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए। किसी सिविलियन को फौज के हवाले कर देना और वो प्रोसीडिंग करना मेरे अपनी ज़ात के मुताबिक सही नहीं है और मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। चले। लेकिन जिन लोगों ने जो कुछ किया जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कौन करेगा कार्रवाई? सर माजरत के साथ जजेज उस पर बोल नहीं रहे हैं, वो तो रिलीफ दे रहे हैं जो करने वाला है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और कंरानी साहब के पास भी 2 मिनट है, पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ लेकर डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। कंरानी साहब आपके पास 2 मिनट नहीं, हम 4 मिनट देंगे और अब सुनेंगे आपको कि ज़रा ये बताइए कि सर ये रेफरेंस का क्या होगा, पहले वाले रेफरेंस का क्या वाकई ये सियासी है,
हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। वहाँ वो कहते हैं कि जी मिसकंडक्ट हुआ है, जजेस का ये जो तरीक़ेकार रहा है बैकफुट पे गए हैं, क्या होगा आइंदा, क्या होगा। 4 मिनट है सर। डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा। देखें ना, हमें बाद चीज़ों को जब तक हम इनको पूरी तरह कानून आइन के तनाजुर में नहीं देखेंगे तो ये मामला बढ़ते जाएंगे और इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। आखिर किसी वक्त कोई को ये रोकना पड़ेगा। जैसे भूट साहब ने सारे वाक़यात गिनाए कोर्ट्स में क्या होता रहा, कहाँ ख़राबी शुरू हुई या कहाँ तक ख़त्म हुई। तो जहाँ ख़त्म हुई वो बहुत बड़ा भयानक है, क्योंकि सर हलफ होता है। एक दोनों मेरे माहिर कानून हैं, वो जज रहे हैं अपना भून साहब खुद, उनको पता है कोड ऑफ कंडक्ट है। जज जो है ओथ उठाता है कि मैं किसी पार्टी के साथ पार्टीजन नहीं हूँगा और मैं इंसाफ के मुताबिक तमाम फरीक़ैन को मुतमईन करूँगा और उनके अंदर किसी के अंदर तमीज़ नहीं करूँगा। हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 कहता है बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्ट किया गया है, तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर हैं। और आर्टिकल 14 है तमाम का इज़्ज़त नफ्स महफूज है, ये भी फंडामेंटल राइट है। हर एक शख्स का इज़्ज़त नफ्स महफूज है, हर एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी के वायलेशन को जो है किसी को हक नहीं है। मगर एक ही जगह पर वही जज साहबान, यही बंदयाल साहब उस पनामा के केस में मौजूद रहे हैं। उस केस के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, न सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया बल्कि उसको सेसनियन माफिया कहा गया। ये हक किसने किसको दिया है? आप किसी को सेसनियन माफिया कहें, क्रिमिनल्स के गैंग का नाम दे दें उनको, और उसके बाद उसको 5 साल से इक़्तिदार से आप आउट रखे हुए, आप कहते हैं ये डिस्क्वालीफाइड फॉर एवर। यानी वाडा को तो आपने फ़ौरन तौर बहाल कर दिया, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो लाइफ टाइम वो तो ख़त्म कर दिया। मगर नवाज शरीफ के केसेस को सुनने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। एक तरफ तो ये रवैया है, दूसरी तरफ एक रवैया वो वाक़यात को मैं नहीं दोहरा रहा हूँ कि एक डिस्क्रिशन रिलीफ के लिए एक बंदा आपके पास आया है जो खुद भी पिटिशनर नहीं है। ये भी एक लिहाजा सो मोटो था, फंडामेंटल राइट में सो मोटो के तौर पर लिया है, क्योंकि अगर मुलजम की तरफ से होता, उसका वकालतनामा होता, थ्रू हाई कोर्ट आता, डायरेक्ट नहीं आ सकता था। कोई फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज नहीं हुआ था इमरान खान साहब का कि उसके फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। डायरेक्ट कोई नहीं आ सकता 184(3) में। फिर करें ना, सब लोग आते 184(3) में, किसी आर्डर के खिलाफ वो नहीं आए थे। इसके बावजूद उनको रिलीफ इस तरह दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से ये रह गया खुद उठ के जाते और उनको गले मिलते। ये कसर रह गई थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। मगर जो कुछ उसने उनके लिए वो बिछ गए हैं, जिस तरह वो बिछे हैं, और उधर से सेसनियन माफिया है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, हलफ की खिलाफ वर्जी है। हलफ में सर ये है अगर आप फरीक के साथ मुस्कुराते हैं, आपको दूसरे फरीक के साथ भी मुस्कुराना पड़ेगा। ठीक, आपने एक बैलेंस रखना है। जब आप बैलेंस नहीं रख सके हैं तो यही मिसकंडक्ट है। मैं 2 जजों के हक में नहीं हूं, पता नहीं वो कौन जज है, मैं किसी जज के खिलाफ रेफरेंस के हक में नहीं हूं, मगर चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है वो जरूर क्वेश्चनेबल है। इसके लिए जरूर या तो खुद माजरत करे चीफ जस्टिस।